गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमारा इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का सेकेंड लेक्चर है। हमने अपने लास्ट लेक्चर में देखा था कि हमारी इंडियन इकोनॉमी कैसी थी जब ब्रिटिशर्स नहीं आए थे, मतलब प्री कॉलोनियल पीरियड हमारा कैसा था, और ब्रिटिशर्स के आने के बाद हमारी इंडियन इकोनॉमी कैसी हो गई थी। आज हम लोग देखेंगे कि हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर की क्या क्या कंडीशंस थी एट द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, मतलब जब हमारा देश आजाद हुआ ही था उस टाइम पे हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर कैसा था। फर्स्ट है इसमें लो प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्शन क्या होता है कि हमने पूरा टोटल कितना आउटपुट प्रोड्यूस किया, और प्रोडक्टिविटी पर हेक्टेयर हमने कितना आउटपुट प्रोड्यूस किया। लाइक फॉर एग्जांपल ये एक लैंड है, इस पे हम लोगों ने 100 केजी प्रोडक्शन किया, और इसी सेम लैंड पे किसी और ने 1000 केजी किया। तो जब हमारा देश आजाद हुआ था उस टाइम पे क्या थी, हमारी प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी कम हो गई थी। जहां हम लोग 100 केजी उगा रहे थे उसकी जगह हम 1000 उगा सकते थे। तो ऐसा क्यों हो रहा था? क्योंकि हमारे पास इतनी अच्छी इरिगेशन फैसिलिटीज नहीं थी। हमारा जो इरिगेशन फैसिलिटीज थी वो इतनी एडवांस नहीं थी। हम लोग किस पे डिपेंड रहते थे? मोस्टली रेन पे, कि बारिश आएगी तो फसलें उग जाएंगी, अदरवाइज कोई भी प्रोडक्शन नहीं होगा और वो फसलें खराब हो जाएंगी। और क्या कमी थी हमारे पास? टेक्नोलॉजी की। हमारे इंडिया में इतनी एडवांस टेक्नोलॉजीज नहीं थी कि जिससे हम अच्छा प्रोडक्शन कर सके। हमारे पास इतने अच्छे सीड्स नहीं थे, इतनी अच्छी मशीन्स नहीं थी, इसीलिए हमारी प्रोडक्टिविटी कम हो पाती थी, क्योंकि हम लोग मैनुअल वर्क करते थे, सब कुछ हाथों से ही बनाना होता था। और किस चीज की कमी थी? फर्टिलाइजर्स की। हमारे यहाँ हम लोग बहुत कम फर्टिलाइजर्स यूज करते थे। हमारे फार्मर्स को ऐसा लगता था कि फर्टिलाइजर डालने से क्रॉप्स खराब हो जाएंगी, इसीलिए हम फर्टिलाइजर्स का यूज नहीं करते थे। जब फर्टिलाइजर यूज नहीं करते थे तो प्रोडक्शन अच्छा नहीं हो पाता था, इसलिए प्रोडक्टिविटी धीरे धीरे कम होने लग गई थी। सेकेंड है एक्सप्लॉयटेटिव लैंड सेटलमेंट सिस्टम। ये नाम सुनने में तो बहुत डेंजरस लग रहा है, बट इसके बारे में हम सबको पता है। इसका एक और नाम क्या होता है? जमींदारी सिस्टम। जमींदारी सिस्टम में क्या होता था, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उन्होंने ये जमींदारी सिस्टम लेके आई थी। वो उन्होंने क्या किया था, जो भी फार्मर्स थे उनके लैंड जमींदार को दे दिए गए थे। मतलब जो फार्मर्स के लैंड था उसका नॉमिनल हेड जमींदार को बना दिया गया था। अब वो जमींदार क्या करता था, उन फार्मर से उसी लैंड पे काम करवाता था और रेवेन्यू कलेक्ट करता था उनसे। जो भी प्रोडक्शन होता था वो सब कुछ जमींदार खुद ले लेता था और उनसे रेवेन्यू लेता था, और वो रेवेन्यू जाके वो ब्रिटिश गवर्नमेंट को दे देता था। तो वो रेवेन्यू क्या हुआ? टैक्सेस। अब टैक्सेस तो हम आज भी देते हैं, बट उस टाइम पे ये टैक्सेस इतने भारी क्यों लगते थे? क्यों? क्योंकि जो जमींदार था, अब हम वो ज्यादा से ज्यादा टैक्स लेता था। आज हम लोग जो टैक्स देते हैं अपनी इनकम पे, वो एक फिक्स्ड अमाउंट देते हैं कि इतनी इनकम है तो हमें 30% देना है, इतनी है तो 20% देना है। पहले ऐसा नहीं होता था। पहले वो जमींदार जितनी मर्जी चाहे उतना टैक्स ले सकता था। अगर किसी फार्मर की इनकम 2000 है और जमींदार ने कहा है कि 5000 टैक्स देना है, तो उस फार्मर को ये टैक्स देना ही पड़ेगा। उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं होता था, चाहे वो इस टैक्स को देने के लिए किसी और से बोरो करके दे। तो इससे क्या हो रहा था, फार्मर्स से जो क्रेडिट था वो बढ़ता जा रहा था। वो इन टैक्स को देने के लिए दूसरों से पैसा लेने लग गए थे। अब वो जिससे भी पैसा लेते थे वो भी उनसे और इंटरेस्ट चार्ज करते थे। इसके कारण वो डेब्ट ट्रैप की सिचुएशन में आते जा रहे थे, मतलब कर्जे के अंदर डूबते ही जा रहे थे। इसीलिए उस टाइम पे ये टैक्स वाला सिस्टम लोगों को बहुत भारी लगता था।
नेक्स्ट है फोर्स्ड कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर क्या होता है? सब्सिस्टेंस फार्मिंग से कैश क्रॉप की तरफ शिफ्ट करना। पहले फार्मर जो भी प्रोड्यूस करते थे वो सिर्फ खुद की बेसिक नीड्स को पूरा करने के लिए करते थे, जैसे जो उन्होंने चावल या ऐसी चीजें उगाते थे जिससे वो खुद ही कंजम्पशन कर सके, या आसपास के जो उनके आर्टिशियंस होते थे उन्हें वो चीजें दे देते थे, वो सेल नहीं करते थे उन चीजों को। बट जब ब्रिटिश गवर्नमेंट आई तब उन्होंने फार्मर्स को फोर्स किया कि वो कमर्शलाइजेशन करें, मतलब कैश क्रॉप्स प्रोड्यूस करें। क्यों? क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट वो सारा रॉ मटेरियल ब्रिटेन में लेके जाना चाहती थी, तो वो हमसे क्या ग्रो करवाते थे? कॉटन और इंडिगो का प्रोडक्शन करवाते थे। अब इंडिगो क्या होता है? नील होती है। नील जो ब्रिटिश थे उनके यहाँ पे काम में ली जाती थी एज अ रॉ मटेरियल। तो अब हमारे फार्मर्स ये सब नहीं उगाना चाहते थे क्योंकि नील के कारण खेत खराब हो जाते थे, फिर वो लोग खुद के कंजम्पशन के लिए कुछ भी प्रोड्यूस उस पे नहीं कर पाते थे। इसीलिए फार्मर्स कमर्शलाइजेशन की तरफ शिफ्ट नहीं करना चाहते थे। लेकिन जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उन्होंने उन्हें फोर्स किया, उन्होंने उन्हें लालच दिया या फिर फोर्स किया कि आपको एडवांस पेमेंट मिलेगा, आप काम कर दो। इसीलिए फार्मर्स रेडी हो गए कमर्शलाइजेशन के लिए। नेक्स्ट है लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर। हमारा जो एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर था वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब इरिगेशन फैसिलिटीज, ये सब कुछ हमारे यहाँ पे नहीं थी। और जो कॉलोनियल गवर्नमेंट थी और जमींदार थे वो कोई इंटरेस्ट नहीं लेते थे इंफ्रास्ट्रक्चर को अच्छा बनाने के लिए। हमारे इरिगेशन फैसिलिटीज तो बिल्कुल थी ही नहीं। लोग बारिश पे डिपेंड रहते थे कि बारिश आएगी तो क्रॉप्स अच्छी हो जाएंगी। फ्लड कंट्रोल हुआ, ड्रेनेज हुआ, ये सारे सिस्टम नहीं थे। बाढ़ आने से फसलें खराब हो जाती थी। तो जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी और जमींदार थे वो कोई इंटरेस्ट नहीं लेते थे कि वो इन चीजों को सही करने के लिए कोई मेजर्स ले। और हमारे फार्मर्स के पास इतना पैसा नहीं था कि वो उन चीजों में इन्वेस्ट कर पाए। इसीलिए हमारा जो एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर था वो पिछड़ता जा रहा था, हमारी प्रोडक्टिविटी कम होती जा रही थी। नेक्स्ट है गल्फ बिटवीन ओनर्स ऑफ द सॉइल एंड टाइलर्स ऑफ द सॉइल। ओनर ऑफ द सॉइल कौन होते हैं? जिनका वो लैंड होता है, जो उस लैंड के ओनर होते हैं। और टाइलर्स ऑफ द सॉइल जो फार्मर और पीजेंट उस पे काम करते हैं। वो लैंड तो था किसका? पहले फार्मर का ही था, बट जमींदार को दे दिया गया था। तो अब वो जो फार्मर थे वो अपने ही लैंड के लिए टाइलर हो गए थे। जमींदार उनसे उस पर पूरा काम करवाते थे और जो भी प्रोडक्शन होता था उसका हिस्सा उनमें से ले लेते थे ज्यादा से ज्यादा। तो जमींदार उसमें से कोशिश यही करते थे कि ज्यादा से ज्यादा आउटपुट वो खुद ले लें, और फार्मर्स को इतना भी नहीं मिलता था कि वो अपनी बेसिक नीड्स को पूरा कर सके। बट फार्मर्स के पास भी पैसा नहीं था कि वो किसी भी चीज में इन्वेस्ट कर पाए, इसीलिए वो जमींदार पे ही डिपेंड थे उस चीजों के लिए। नेक्स्ट है स्मॉल एंड फ्रेगमेंटेड होल्डिंग्स। हमारे जो लैंड थे वो छोटे भी थे और फ्रेगमेंटेड मतलब a piece of land here and a piece of land there. Like for example, ये एक लैंड है, ये पूरा लैंड किसी एक फार्मर का नहीं है, इसमें और भी फार्मर्स के हिस्से थे। जैसे ये राम का हिस्सा हो गया, ये श्याम का, ये मोहन का, ऐसे करते सबके हिस्से थे इसमें। अब राम अपने लैंड को श्याम के से कैसे सेपरेट करेगा? तो वो इसके लिए एक बाउंड्रीज क्रिएट कर देते थे। तो जो थोड़े अच्छे फार्मर्स थे जिनके पास पैसे होते थे वो ब्रिक्स की बाउंड्री मतलब ईंटों की दीवार से इसको बना देते थे, इससे ये लैंड और ज्यादा छोटा हो जाता था। और जिनके पास कम पैसा था वो फेंसिंग कर देते थे। अब लैंड इतना छोटा हो गया था कि इस पे प्रोडक्शन करना आसान नहीं था, ना कोई मशीन्स यूज कर सकते थे यहाँ पे, और ना ही प्रोडक्शन को बढ़ाया जा सकता था। इसीलिए हमारी प्रोडक्टिविटी कम हो रही थी और हमारा जो इंडिया था वो बैकवर्ड जाता जा रहा था।
नेक्स्ट सब्सिस्टेंस आउटलुक। सब्सिस्टेंस आउटलुक क्या होता है कि जो भी फार्मर का मेंटालिटी क्या थी, वो जो भी उगाएंगे वो सिर्फ सेल्फ कंजम्पशन के लिए होगा, उनकी अपनी बेसिक नीड्स को पूरा करने के लिए। तो वो जितना भी प्रोडक्शन करते थे वो उसमें से पहले अपनी बेसिक नीड्स को देखते थे कि हमारी बेसिक नीड्स इतनी है, हम इतना कंज्यूम करेंगे, उसके बाद अगर कुछ बचता था तो वो सेल करने के बारे में सोचते थे, अदरवाइज वो वही उगाते थे जिससे उनकी बेसिक नीड्स पूरी हो सके। इसीलिए हमारे यहाँ पे कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर बहुत कम था, फार्मर्स की इनकम जनरेट नहीं हो पाती थी, वो एग्रीकल्चर करते तो थे बट उससे कोई इनकम जनरेट नहीं हो पा रही थी। ठीक है, तो ये हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर था। अब नेक्स्ट टॉपिक हम अगले लेक्चर्स में पढ़ेंगे।